अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मौजू और मुकदमा वही है, आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक अगर अदम एतमाद की तहरीक में पार्टी का रुकन मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अगर पार्टी की हिदायत पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरक्स किसी और को वोट दे तो वो नाअहल हो जाता है। और उसकी नाअहली की मुद्दत के हवाले से सदारती रेफरेंस जो गुज़िश्ता हुकूमत ने दाखिल किया था उस पर समाअत जारी है। आज उसकी 15वीं समाअत थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये समाअत की। और बेंच के जो अरकान हैं उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो उन शामिल हैं। आज की हेयरिंग जो है वो भी बहुत मुख्तलिफ हवालों से बहुत ज़्यादा अहम थी। और अब क्योंकि डिफेक्शन के केसेस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए हुए हैं तो उस हवाले से इस आज की और समात जो है वो उसकी भी मज़ीद अहमियत जो है वो बढ़ गई है। आज बलूचिस्तान BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की तरफ से मुस्तफ़ा रमदे ने अपने आर्गूमेंट कंक्लूड किए हैं और इस दौरान में काफ़ी कुछ हुआ। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अपने एक ही फ़िक्रे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PTI के वकील बाबर अवान को अगर ये कहा जाए कि धूल चिटा दी तो ये मेरा ख्याल गलत नहीं होगा। और इसके अलावा अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब सदारती रेफरेंस था उस वक्त वो एक कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, लेकिन अब वो कायदे हिज़्ब इक़्तिदार हैं। शहबाज शरीफ उनके वकील मखदूम अली ख़ान भी आज अदालत में नहीं है और इस हवाले से काफ़ी कुछ जो है बेंच की तरफ से कहा और सुना गया। तो पहले तो आज अगर हम देखें नासिर साहब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुस्तफ़ा रमदे जो हैं एडवोकेट, उन्होंने एक नुक्ता उठाया और उन्होंने वो नुक्ता उठाया है पार्लिमानी पार्टी के पार्टी हेड की आमरीत के हवाले से कि आइन ने जो है वो पार्टी हेड को एक इस मामले के अंदर आमराना इख्तियार दे दिया है कि अगर वो चाहेगा तो फिर आप डिफेक्शन होगी, अगर वो नहीं चाहेगा तो डिफेक्शन नहीं होगी। तो इस पे जो है जैसे सुमरता बंदयाल साहब ने कहा कि अगर एक ऐसा रॉन्ग है तो फिर ये तो ऐसा हुआ कि आइन का मजाक बनाना और पार्लिमानी पार्टी जो है इसका मतलब वो कुछ भी नहीं है फिर। तो ये क्या कॉन्टेक्स्ट था, मुझे तो ये ज़्यादा बड़ा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनका। कयूम साहब, असल में मुस्तफ़ा रमदे साहब वैसे वो बगैर तहरीर के आए थे और वो अच्छा, ये आपको किसने कहा? मेरा मतलब है कि वो आर्गूमेंट के लिए नहीं आपके आए थे। ज़राए के मुताबिक वो नहीं, ज़रा के सिर्फ मुताबिक तहरीरी दलाइल देने आए थे। उनका ये ख्याल था कि आज अटर्नी जनरल साहब और या मखदूम साहब आर्गू कर रहे होंगे, तो उन्होंने सिर्फ रिटन स्टेटमेंट जमा करानी थी, जो उन्होंने करा भी दी। लेकिन वो आज दो चूँकि दोनों नहीं थे तो फिर उनकी बारी आ गई, पकड़े गए या नहीं गए? पकड़े गए। लेकिन बहरहाल उन्होंने आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे किए और उन्होंने बेसिकली ये एक मिनट कहा। नासिर साहब। अच्छा, इसमें कंटिन्यू रखना शुरू मुस्तफ़ा रमदे साहब ने आर्गूमेंट बहुत अच्छे किए। बहुत अच्छे किए। उनका ये कहने का मकसद था कि देखें, आर्टिकल 63A में जो ये कंप्लीट मतलब एक पूरा मेकैनिज़्म है और ये मतलब पूरा एक सिस्टम है वो दिया गया, और जो उसमें नहीं कहा गया वो सुप्रीम कोर्ट ना कहे, क्योंकि ये आपका काम कमज़ोर, नहीं है। ये आपके कमज़ोर कंधों को इस्तेमाल करने की एक तरह की साजिश है। इस पे जस्टिस एजाजुल एहसन, सुप्रीम कोर्ट के कमज़ोर कंधे? वह जस्टिस कहेंगे एजाज सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने उन्होंने में। कहा कमज़ोर कंधे का इस्तेमाल। तो उन्होंने अच्छा। जस्टिस एजाजुल ने कहा कि नहीं, हमारे कंधे कमज़ोर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जो ये काम खुद नहीं कर सकते हाँ। वो आपके कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहे थे कि जो आर्टिकल 63A है, वो जो पार्टी हेड है या वो उसको वो इतना पावरफुल मतलब दूसरे अगर आप एंगल में देखें, वो इतना पावरफुल बन रहा है कि वो इवन पॉलिटिकल पार्टी के जो डिसीजंस हैं उसको भी ओवरराइड कर सकता है, वो कंडोन कर सकता है। एक मेंबर के ख़िलाफ़ साजिश मतलब अगर वो चाहे तो उसको एक्शन ले, चाहे ना ले। फिर उसने कहा अगर आपने किसी इस किस्म का कोई ऑर्डर दे दिया
तो वो इतना इसको ताकतवर बना देगा, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ्रैंकेनस्टाइन या ड्रैकोनियन, वो बना देगा कि वो बहुत ऊपर चला जाएगा। और जो मेंबर हैं, उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं रोका गया कि सॉरी ये पता नहीं गले में खराश, कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर है, पार्लियामेंटेरियंस, उनके वो राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। मतलब उनको ये नहीं कहा गया कि आपने जो पार्टी हेड कह रहा है आप उसको भेड़ बकरियों की तरह फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। वो ठीक है कि वो सिवाय जो नो कॉन्फिडेंस में या बजट में या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उनको डायरेक्शन को फॉलो करना है, लेकिन हर जगह नहीं है। तो ये डिफेक्शन जो है ये बहुत सोच समझ के आई। उन्होंने कहा 18th अमेंडमेंट में जो डिफेक्शन आई है 63 है वो बहुत बेहतर है, वरना जो 14th अमेंडमेंट के ज़रिए जो बात हो रही थी वो तो एक पार्टी हेड बाकायदा फिरौन बन गया था। तो मतलब नासिर साहब, ये जो आपने कहा कि पार्टी हेड बाकायदा फिरौन बन गया था, इसका पर्सपेक्टिव भी बड़ा मज़े का है। अगर देखें तो मुस्तफा रमदे साहब के जो चचा हैं असदुर रहमान, उन्होंने उसका जिक्र भी कमालिया किया से, हेयरिंग में, जिक्र भी किया। ठीक है ना, उन्होंने खड़े होकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर मुखालफत की। यानी वो एक आर्गू कर रहे थे कि जो रुकन कौमी असम्बली है उसको आज़ादी का हक है, वो मतलब ये नहीं है कि वो गुलाम नहीं बना दें आप उसको। हाँ, तो उन्होंने कहा कि फिर सारी ज़िंदगी वो बैक बेंचर ही रहे, और उनकी जो है पार्टी हेड के दरमियान में कोई अच्छे इक्वेशन भी नहीं रहे। ऑल्दो वो पार्टी में रहे, लेकिन उनको कहीं कंसर्न ही नहीं किया जाता था। तो वो बेसिकली बार बार जो जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस साहब वो बात यही कह रहे थे कि देखें, अगर ये जो डिफेक्शन है इसने कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको लुक डाउन अपॉन किया, यानी अच्छा नहीं समझा। तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुद उसको समझ नहीं रही, आइन जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो चीज़ आइन अच्छा नहीं समझ रही, तो क्यों हम इसको फिर इजाज़त दे दें कि आप जो है वो डिफेक्शन करें और स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ जाए और जो पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ जाए। डेमोक्रेसी के और ख़िलाफ़ जाए। उसमें फिर कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम ये डिस्क्रिशन जो है वो हमने कर्टेल किया। बहुत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि हमने वो जो है डिस्क्रिशन को स्ट्रक्चर किया है। तो हसनात साहब, आपको अब जो सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जो इशारा दिया है वो ये है कि कल जो है वो इसकी हेयरिंग वो चाहते हैं कि कंक्लूड कर ली जाए। तो क्या कल ये कंक्लूड हो पाएगी? और अगर हुई तो इस वक्त बेंच की इक्वेशन क्या नज़र आ रही है? देखिए कयूम साहब, मेरा ख्याल है कि हेयरिंग तो कल कोशिश है उनकी कि कंक्लूड हो। मेरा ख्याल है जजेस ने कुछ ने कराची जाना था, वो तो प्लान सुना है आज नहीं है, क्यों ना सब वो मेरा ख्याल उन्होंने आज वैसे कहा है कि ये बेंच अवेलेबल है। Available मतलब बेंच नहीं, उन्होंने कहा कि इस ही वीक हम यहीं हैं। देखिए वो एक रवायत थी ना, यहाँ लोगों ने एक बड़ी बातें की कि जी वलीमा बेंच, किसी भी जज के बेटे की शादी होती है तो जी बेंच भेज दिया जाता है उस बैंड बाजा बर बेंच बाजा बारात। मतलब है कि जी उस रजिस्ट्री में जी 3-4 दिन जजेस बैठते हैं और सारे फंक्शन अटेंड, मेहंदी से लेके जितने भी फंक्शन होते हैं वो अटेंड। तो क्या आप किसी की शादी वादी है? वो जस्टिस सिजाद अली शाह के बेटे की शादी है। अच्छा। तो ये था लोगों की तरफ से कि जी मे भी इस हफ्ते, लेकिन ये अच्छी रवायत है कि जी उन्होंने कहा कि नहीं जो है बेंच अवेलेबल है, शादी होगी, वीकेंड पे जाएंगे जजेस अपने मतलब जो जिन्होंने जाना है वो वहाँ अटेंड करेंगे और आ हाँ, जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये सब बताया जा रहा है 80s से चल रहा है मामला, ये तो बहुत पुराना है। पुराना है कि जी वो साकिब निसार साहब पिछली दफ़ा सब ज़्यादा मामला बढ़ा जब गुलजार साहब ने वहाँ को 3 दिन सारा कोई नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग की भी वो मीटिंग्स रख ली मीटिंग हैं और रख वो दी रख कि ली ताकि हैं। वो जो और फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान वो साकिब भी आ निसार जाए। साहब की भी आपको पता ना, उनके दौर के हाँ, अंदर भी सारे कौन उनके दौर में किसने जाना, किसने वो हनी जाना। साहब के बेटे की शादी है। हाँ, वो तो एक अलग कहानी थी वैसे, हाँ। जब एक जज साहब ने अच्छा, कहा कि मैंने नहीं आना तो फिर चले अब आप आ जाएं इधर। तो मेरा ख्याल है कि कंक्लूड तो इस हफ्ते होगा। वैसे मखदूम अली खान साहब मेरा ख्याल है नहीं आएंगे, वो रिटर्न स्टेटमेंट देंगे। और अटार्नी जनरल साहब अख्तर साहब वो आज भी अवेलेबल नहीं थे, मेरा ख्याल है कल आ जाएंगे। और वो जो मेरी अभी बात हुई उनके कंसल्टेंट असद रहीम से, तो वो कह रहे हैं कि कल वो आर्गू करेंगे। असल में अब अख्तर साहब को भी देखना होगा कि उनसे पहले जो अटार्नी जनरल थे खालिद जावेद खान, वो यानी बहुत
एक तो बहुत मेहनती, टाइम पे अपना काम करने वाले कोर्ट और को कोर्ट को पहले उनकी available, कोर्ट को पहली available, प्रेफरेंस हाँ। होती थी कि जजेस को टाइम देना, और उन्होंने जो बार बनाई वो बार तक अगर वो अनवर मंसूर साहब के बाद आते ना अख्तर साहब, तो फिर बात और थी। अनवर मंसूर साहब का तो मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया ना नहीं उन्होंने वो तो कैट ठीक है, जजमेंट का कि लेकिन जी आप आज कहना इधर। क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, वो बताएं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अख्तर साहब को जब भी अदालत के साथ कमिटमेंट है ना कि मैंने इस दिन हाँ, अर्ज करना। मसला ये था कि नासिर साहब जो है आज जो लास्ट उस पे था, अटॉर्नी जनरल पेश भी हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो पीर को अवेलेबल होंगे, तो खुद कह के गए तो थे। खुद कह के गए थे ना। असल तो में हुआ आज ये क्यों नहीं आए? तो फिर उस वो पे क्या जज जो साहबान ने कुछ कहा, कुछ नाराजगी का इजहार किया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब थे, आमिर रहमान साहब, चौधरी आमिर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि ही गॉट डिलेड, वो ही इज़ ऑन हिज वे, मतलब वो लाहौर से आ रहे हैं क्योंकि वो मीटिंग के लिए उनको बुला लिया गया था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रोम कर, मतलब प्रोविंस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है। तो इस पे उन्होंने कहा, जजेस ने कहा, बल्कि पहले तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा कि वो स्पेसिफिक मोड बताएं जिसके ज़रिए वो आ रहे हैं। है। तो उन्होंने कहा कि मतलब हवाई जहाज पे हैं, ट्रेन में हैं, पैदल हैं, आ गाड़ी भी पे रहे हैं, कि हैं। इसका मतलब था आ भी रहे हैं कि नहीं रह रहे। तो वो एजी साहब ने बताया कि नहीं, ही इज कमिंग, वो तो मोटर, आमिर रहमान साहब तो काफ़ी वो कहते थे कि जी वो बस वो आ रहे हैं जी, मुझे तो ये इंस्ट्रक्शन। नहीं, उन्होंने कहा कि वो मोटरवे में आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कल हम मिले हैं और हमने इस केस के बारे में तैयारी भी की है, हमने डिस्कशंस भी की हैं, और मतलब बाकायदा तैयारी की है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये बियॉन्ड हिज कंट्रोल है। तो इस पे फिर उन्हें कहा गया कि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, ही इज़ दी अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट है। अटॉर्नी जनरल फॉर हाँ, पाकिस्तान। अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, ही इज़ नॉट एडवोकेट जनरल। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है तो वो लोग देख लेंगे, उन्होंने इधर आना है, ये बहुत अहम केस है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। नहीं, ये पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा। अच्छा। तो वो इस पे जी ने कहा कि ओनिंग टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, वो और शायद उनके जहन में अब मरवाया उन्होंने है वैसे, उन्होंने कहा कि इन हिज बैक ऑफ हिज माइंड उनका ये ख्याल था कि शायद मखदूम साहब आज आर्गू करेंगे, एजी साहब। आमिर रहमान साहब ने। तो और फिर इस पे बाबर रहमान साहब आए, उन्होंने कहा कि जो हम 2 हफ्तों से यही सुन रहे हैं कि आज एजी अपॉइंट होंगे, कल एजी अपॉइंट होंगे, आज आर्गू करेंगे, कल आर्गू करेंगे। तो हमारे तो मतलब उस पे फिर सीजे मतलब साहब कि ने, बाबर रहमान साहब कह रहे थे वेले हैं। नहीं, हाँ लेकिन हाँ, एक और लेकिन इस पे फिर सीजे साहब ने कहा कि देखें, आप ऐसा काम मत करें जिससे एक ख़ास किस्म का इंप्रेशन जाए। उन्होंने ख़ुद बनने का कहा था, और फिर उन्होंने कहा देखें, एक चीज़ का जहन रखें कि वो तशरीफ़ तो बेशक लाहौर से आ रहे हैं, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि मखदूम अली ख़ान साहब एक जिस क्लाइंट के हैं उसी की गवर्नमेंट है, अटॉर्नी जनरल साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि दोनों की जानिब से अल्तवा की कोशिश की जा रही है। ये ताख़ीर, इसका मतलब ताख़ीर की करना चाह रहे हैं, ये एक इम्प्रेशन जा रहा है, ये ना करें। और इस पे फिर वो आमिर रहमान साहब ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, नासिर साहब जब भी मखदूम अली ख़ान साहब की बारी आई, उससे पहले या तो पीटीआई आ जाती थी और फिर वो ज़ाहिर है पीटीआई के अपना मौक़िफ़ था, तो वो कहा जाता, मखदूम साहब कहते रहे, उन्होंने आर्गूमेंट भी शुरू किए थे, अपने आर्गूमेंट काफ़ी किए भी, और फिर ये कहा गया कि जनाब क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर वान भी पेश हो रहे हैं, अली ज़फ़र भी पेश हो रहे हैं, फिर वो टाइम वो ले गए थे। अब उसमें जो है वो उनकी अपनी एक इंटरनेशनल कमिटमेंट भी तो थी ना, और वो अदालत को बता के जनरल एडजमेंट पे हैं। अदालत को बता के गए, लेकिन अदालत ने ये भी कहा कि रिटर्न भेज देते। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन भी थी, और जब हम 11:30 बजे बैठते हैं ना, तो हम बहुत कुछ कुर्बान करते हैं। फिर उन्होंने कहा ये जो जजेस आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये अपना केस नहीं चला पा रहे। तो मतलब है कि डिसप्लेजर इनके शो किया गया बेंच की तरफ से अटॉर्नी जनरल के और मखदूम अली साहब के पेश ना होने के ऊपर। सिर्फ डिस्प्लेजर नहीं, अभी बहुत कुछ है। अच्छा, क्या है बता दें ना, ये जल्दी जल्दी बताएं ना यार आप। ये देखिए ना, बादशाह ने मुझे मौका तो देना। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठ जाते हैं, अगर अटॉर्नी जनरल साहब आ जाएं, कितने बजे तक आ जाएंगे? तो इस पे एजी साहब ने कहा कि शायद 3:30 तक आ जाएं। उन्होंने कहा हम यहाँ 4 बजे बैठ जाते हैं, या, और हम यहाँ बैठ के सुन लेंगे। और फिर उन्होंने, अब मैं शॉर्ट जल्दी जल्दी बता दूँ। हाँ। उन्होंने कहा कि मखदूम साहब बहुत मेटिकुलस हैं, और जो है वो हमेशा रोल मॉडल हैं,
और वो जो बात कहते हैं वो बड़े मेहनती हैं और जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आउट ऑफ कर्टेसी हम यहाँ उनको सुन रहे हैं और उनके पास उनकी कंसाइज स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। हम चाहें तो हम डिसीजन दे सकते हैं, हम दे देंगे डिसीजन, क्योंकि हमने उनको सुन भी लिया है और उनकी कंसाइज स्टेटमेंट मौजूद है। और लेकिन और फिर एक लफ्ज़ बताया, आई एम डिसअपॉइंटेड, ये चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं। और किस हवाले से डिसअपॉइंटेड, किस मखदूम हवाले अली से? खान साहब के एब्सेंस पे अच्छा। उन्होंने कहा ही इज़ द फाइनेस्ट एडवोकेट एंड आई रैंक, मतलब हम उनको बहुत हाईएस्ट रैंक करते हैं। तो नासिर साहब जहाँ 15 समातें की हैं वहाँ पे 1-2 और समातें कर लें नहीं, जब वो दूसरा अवेलेबल हो उनकी जाए। जनरल एडजर्नमेंट मेरा ख्याल है कयूम साहब कोर्ट कब से तक की है, इजाज़त से 15 तक है या 17 तक है 17 तक है मेरे ख्याल में। उनकी जनरल एडजर्नमेंट। हाँ, ये भी है। और आर्बिट्रेशन का इशू उनका 1 साल से वहाँ भी मेरा ख्याल है उनकी तारीख निकली बड़े टाइम के बाद। तो ये असल जो चीज़ है वो है अटार्नी जनरल साहब की। मैं ये कह रहा था कि अगर वो अनवर मंसूर साहब के बाद अटार्नी जनरल होते तो फिर कोई नहीं। अब कोर्ट ने 2 साल में खालिद जावेद खान को एज ए अटार्नी जनरल देखा। जो कोर्ट का जब केस चल रहा था जिसमें अटार्नी जनरल होते, वो बैठे होते थे, नोट्स ले रहे होते। अब ये होता है कि मौजूदा अटार्नी जनरल जो हैं वो बिज़ी भी हैं, उनके और भी काम है। वो दरमियान में कहते हैं कि मैं जी आज ज़रा जा रहा हूँ पार्लियामेंट, आज मेरा उधर मसला है। ये मेरा ख्याल है कोर्ट ना थोड़ा इस चीज़ को समझ रही है कि हमें कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से नहीं दी जा रही। इसमें कोई शक नहीं कि अशतर साहब की सेहत का भी इशू है, काफ़ी सीरियस उनके मसाइल सेहत के हैं। और जिस तरह वो खालिद जावेद खान साहब सारी रात पढ़ के तैयारी करके, लेकिन वो आमिर आमिर रहमान साहब जो हैं वो उन्होंने ये कहा कि अगर वो ना भी अवेलेबल हुए तो रिटन सबमिशंस जो हैं वो कल अब हम अदालत को वो दे देंगे वैसे। वही मैं कह रहा तो हूँ। मतलब आपका क्या ख्याल है कि अशतर साहब आएंगे या नहीं ये- आएंगे। मेरी हाँ? जो अभी असद रहीम से बात हुई उनसे, तो वो कह रहे थे कि वो कल आएंगे, अपने आर्गूमेंट प्रेजेंट करेंगे। और उनका अच्छा, briefly अमूमी argument तौर आपको पे पता है चलें, उनका? ये तो अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है ना नासिर साहब, उनको ये कहा गया था कि अटर्नी जनरल साहब से कहें कि रिटर्न दे दें। रिटर्न दे दें ना। हाँ वही तो, लेकिन फिर उसमें वो मुस्तफ़ा रमदे साहब ने एक नई बात खोल दी अब मखदूम अली खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि जनाब वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है 2 मुल्कों की और वो उसके प्रेसिडेंट हैं। यूरोगॉय एंड पता नहीं कौन लफ्ज़ मुल्क था, कोई था मुल्क, मतलब 2 मुल्क हैं, उनकी आपस में कोई कज़िया है, उसका तस्वीया या प्रेसिडेंट वो उसके आर्बिट्रेशन के सालसी के सरबराह हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जाहिर है ये एक ऐसी मजबूरी है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है वो उन्होंने एक और बात भी की है हसनाद साहब, और वो बात ये की उन्होंने कि मखदूम अली ख़ान साहब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर वकील थे, लेकिन अब वो कायदे हिज़्ब अवान बन गए हैं, कायदे ऐवान बन गए, यानी कि शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म बन गए। तो अब ये नहीं पता वो उधर किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस लेंगे, क्योंकि इधर और इधर अब बदल गए हैं, मोरे बदल गए हैं। तो उसके ऊपर भी जो है वो उनका ये क्या कहना था। अमूमी तौर पे मैंने देखा है जो वकला जब डिले लेते हैं ना तो उसके पीछे कोई और मसला होता है, मतलब फ़ीस वगैरह का। तो आपके ख्याल में वो फ़ीस का भी कोई मसला लगता है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि जब वकालतनामा साइन होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्लियर होती हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर इस स्टेचर का वकील जो है वो जब वो वकालतनामा साइन कर दे, चाहे जो भी सूरत हाल ना भी मिले, उनके वो इस चीज़ को वो होते हैं कि जी मैं पेश हूँ। और वो 1 हफ़्ता यहाँ मौजूद रहे। उनसे ये हो गया कि उन्होंने कहा जी कि अली ज़फ़र, बाबर अमान, ये जो है ना ये पहले आर्गू कर लें, मैं फिर इनको रिस्पॉन्ड दूँ। ये हो अच्छा गया। ये तो अच्छा उस वक्त भी नासिर, नहीं तो चुका ये क्लियर होगी बात ना। अच्छा कि भी वो मसरूफ़ हैं आर्बिट्रेशन में और वो आएंगे, और नहीं भी आए तो उनके रिटन आर्गूमेंट्स पड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन वो जो ज़ाहिर है अदालत एक क्वेश्चन आंसर करके जो असिस्टेंस हासिल करती है वो उस पे जो है वो चीफ जस्टिस को शायद डिसअपॉइंटमेंट है। नासिर साहब, बाबर अवान साहब को आज चीफ जस्टिस साहब ने तो एक नहीं करा दी, नहीं वो देखें, वो कहना कि चपत नहीं लगाना। असल में बाबर अवान साहब ये चाह रहे थे, उन्होंने पिटिशनर है ना, ही इज़ वन ऑफ द पिटिशनर, और तकरीबन उसी वही पिटिशन उन्होंने फाइल की जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। तो वो ये कह रहे थे कि मुझे रिबर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं कौन सी रिबर्ट आपको। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी सेक्शन और कंसाइज आपने आर्गूमेंट पहले भी कर ली, वो डेट इज़ इनफ। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप जोश जज्बात में जोश खिताबत में जब आर्गू करते हैं तो वो अपने आप इसको जलसा समझ लेते हैं। तो
ये उन्होंने ज़रूर कहा था चीफ साहब ने। तो उस पर बाबर अवान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी जोशे खताबत की बात करते हैं बहन बहन, तो यहाँ पे आज आज़ाद कश्मीर का भी बात हुई, फलानी भी बात हुई, फलानी भी बात हुई। हाँ, वो एक्चुअली मुस्तफ़ा रमदे साहब ने बेसिकली वो एक मिसाल दे रहे थे कि देखें आप सेनेट के इलेक्शन में क्या कुछ एलिगेशंस लगे बलूचिस्तान के जो बन गए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप यहाँ एक पार्टी के जो कुछ मेंबर्स उन्होंने वोट दिया और कुछ उन्हीं उसी और फिर पार्टी वो ये सेनेट की मिसाल भी बुरी मिसाल है। अच्छा वो रेपुटेशन है, फिर एजेके का भी जिक्र किया था, उस ए, हवाले ठीक से हो उन्होंने गया। बात की थी। अच्छा तो हसनात साहब आज जो एडवोकेट जनरल केपी जो हैं उन्होंने भी आर्गूमेंट दिए, तो उन पे भी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उन्होंने कहा कि भट्ट साहब आपके जो दलाइल होते हैं बड़े वजनी होते हैं, लेकिन आज मज़ा नहीं आया। नहीं वो असल में देखें अब इतना वकला आर्गू कर चुके हैं कि जजेस का माइंड तकरीबन बन चुका है कि हमने क्या आर्गू कर, तो मतलब अब क्या ये नज़र आ रहा है? बेंच की डिवीजन क्या वो सिचुएशन क्या नज़र आ रहा है? देखें दो जजेस तो कह रहे हैं कि प्लेन रीडिंग जो है ना वो हम उस जो बड़ा वाज़ है वहाँ है डी सीट, उससे आगे हम कैसे जाएंगे? अगर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अब देखिए कयूम साहब आप की ख्वाहिश हो कि मुल्क में सदारती निज़ाम हो तो आप आप जज हों और फिर अपनी जजमेंट में वो सदारती निज़ाम ना, अब यही है कि वो कहते हैं प्लेन रीडिंग है, जैसे जमाल मंदखिल जैसे मज़हर लमी खिल, और फिर वो आर्टिकल 95 का जिक्र कहते हैं, वो कहते हैं वहाँ पोलिटिकल पार्टी का नहीं है, वहाँ ये है कि मेजॉरिटी मेंबर जिसके साथ होंगे वो उसका कायदे मतलब नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी। तो और भी वो आर्टिकल 58 या 52 का भी हवाला दे 55 का 50 वो हवाला दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं लेकिन जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और उनके साथ जैसे इजाज़ हसन है, वो ये कहते हैं कि जो पार्लिमानी सिस्टम है जो सीलियंट फीचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहते हैं कि नाअहली की कोई ना कोई सजा नहीं होनी चाहिए। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन तब होगा जब डिफेक्शन पे जो है ना तब हम कहेंगे गलत है और उसके लिए कम अज़ आपको कम मुल्की पार्टी या हाँ हुकूमती इस्तेहकाम होगा, जी जी। क्योंकि हमें तो इस्तेहकाम की डिफेक्शन को वो बुरा समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से है कि डिफेक्शन किसी तरह भी ठीक नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को अब ये कहें कि वो एक तो चीज़ उन्होंने कही थी कि जी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन बहुत सख्त है, अब पीछे बात रह गई है या 5 साल या जो ड्यूरेशन रहती है या डी सीट, तो बंदयाल साहब पे सारा डिपेंड है। तो अच्छा, डिपेंड इस पे करता है ना बंदे इस पे एक ऑब्जर्वेशन बड़े मज़े की आई थी कि जब ये मुस्तफ़ा बार बार यही कह रहे थे ना कि आप अगर आपने रीड इन किया कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप पॉलिटिकल पार्टी को या एक प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिकल पार्टी हेड या एक प्राइम मिनिस्टर को फ्रैंकेनस्टाइन बना देगा या डिक्टेटर बना देंगे। तो जिस पे जस्टिस इजाज़ुल हसन ने हंस के क्या था, वेल दे आर नॉट ऑलरेडी, क्या वो नहीं है? फिर उसके बाद जो आपने अभी दूसरा क्वेश्चन किया था ना, जिस पे उसने कहा था कि जी एक पार्टी के जो है अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, अब वो लीडर ऑफ द हाउस हो गए हैं। तो इस पे जस्टिस इजाज़ुल हसन ने एक बड़ा मज़े का कमेंट किया, उसने कहा दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन मिड स्ट्रीम यू चेंज हॉर्सेस। जब आप एकदम घोड़े तब्दील तो फिर यही करेंगे। अब देखें ना, किसी को गवर्नमेंट को की ये हालत है कि अभी तक कोई लॉ ऑफिसर चेंज नहीं हुआ, पीटीआई के लॉ ऑफिसर्स ही अभी अपनी जगह पे हैं, और गवर्नमेंट को यही नहीं पता, इंतकाम ही उस पे नहीं कर लेकिन रहे। गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे को सपोर्ट करना है या क्या स्टैंड लेना है। अभी कल अटर्नी जनरल गायब है, अटर्नी जनरल आ नहीं रहा। अटर्नी जनरल साहब के बारे में बाबर साहब कह चुके हैं कि हम पिछले एक हफ्ते से सुन रहे हैं, आज अपॉइंट होगा, कल अपॉइंट होगा, आज आर्गू करेगा, कल आर्गू करेगा। तो कोई क्या सा कोई confusion कोई है। डायरेक्शन नहीं है, कोई कैबिनेट मीटिंग ही नहीं है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हवाले से, मेरे इल्म में नहीं है कि कोई उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है इस पर। तो या तो इकॉनमी से बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, मतलब इकॉनमी के जो हालात चल रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा, मतलब अजीब ही कुछ समझ है, कोई ना कल सीधी है ना ऊँट, क्या होता है वो ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। आज जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने भी जो है वो ये डिफेक्शन के हवाले से वो उन्होंने बताया कि डिफेक्शन के हवाले से जब इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई आपके पास है कुछ आप, तो उन्होंने कहा जी हमें तो इसका कोई इल्म नहीं है। तो फिर उन्होंने शेर भी पढ़ा था कि मैंने कहा कि जाने ना जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा ये असल जाने। में सेनेट के जो हियरिंग थी ना, सेनेट इलेक्शंस पे जो रेफरेंस आया था, ये उस हवाले से वो बात कर रहे नहीं थे। लेकिन एक चीज़ जो है ना, आज ये बात हो रही है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन और डिस्क्रिशन और ये तो यहाँ ये है कि एक बेंच जो है वो सो मोटो रेफर करता है चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं लामुतनाई। मैं तो ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि जब तक आप अपनी डिस्क्रिशन चीफ जस्टिस की रेगुलेट नहीं करेंगे तो मॉरल अथॉरिटी आपकी
सुप्रीम कोर्ट की फिर उस पर क्वेश्चन उठेगा कि आप दूसरों को कैसे कहेंगे, चाहे वो आप प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और आप कहते हैं आप पार्टी हेड को भी हमने रेगुलेट करना है। पहले खुदारा आपके 3 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, अभी जैसे मुनीब अख्तर ने भी कहा कि 184(3) को 184(3) या बेंचेस की कंपोजिशन मुझे बताएं कयूम साहब, लाइक माइंडेड का बेंच बना के आप हुकूमत टॉपल कर दें, फैसले कर दें, एक माइंडसेट के जजेस बिठा के आप करा दें। अब या तो हो कि सारा फुल जिस तरह अमेरिका में होता है, यहाँ तो इस तरह नहीं होता। माजी में हमने देखा रहा कि साकिब निसार साहब ने भी यही किया, जो उनको पता था कि यार इन जजेस का माइंडसेट ये है, इनको बेंच में बिठाओ, वो फैसला करा लो, इसी तरह के फैसले होते रहे। तो बल्कि अब मैं मुझे ये बात बताएं, बताऊं, ये 62-63 की जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, 2 बातें। एक तो चीफ साहब ने आज जैसे सजमत से शेख साहब से एक मामले पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि जी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन, उनका सारा आर्ट ही बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का है। असल पावर ही बिल्कुल है। वही है। लेकिन चीफ जस्टिस ने अभी रिसेंटली एक हियरिंग में ये कहा था कि ये जो अथॉरिटी है अंडर 184(3) या सुमोटो की, जो चीफ जस्टिस को है, ये एवोल्यूशन में, और ये इसको हम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की जिस तरह के हसनान साहब ने मिसाल दी ना कि इस तरह के आप जजमेंट्स दे दें, तो आप फिर ये भी देख लें कि जो वो जजेस हैं, जब वो इस तरह की जजमेंट देते हैं तो और पब्लिक में फिर बाद में जाते हैं, तो फिर उनके साथ होता क्या है? आप ये भी बहुत तो शुक्रिया, देखिए। बहुत कयूम साहब, शुक्रिया। ये टाइम हमारे यहाँ रिसर्च का फुकदान है। आप मुझे बताएं 5 साल में कितने जजेस ने 184(3) और 100 मोटो में बार बार बैठे रहे, और किन किन को जो है वो नहीं, डिस्पाइट देयर सीनियरिटी नहीं रखा गया। ये जब तक नहीं होगा, मेरा ख्याल है पार्टी हेड पे जो उसके कुछ लिए होता है, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए अब जो ये है ना, 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। साकिब नासिर निसार साहब, साहब को आपको पता है ना, आपके इल्म में है, और आपने शायद विटनेस भी किया हुआ है कि इस फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, आप किसी फंक्शन में जाते हैं, कुतराते हैं, नहीं जाते, या कहीं जाते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल होती है। या अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है आसिफ सईद खोसा साहब के साथ। मेरा मतलब है कि फिर आप बात वही है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेन, अगर पॉलिटिकल सॉवरेन है ना, तो फिर वो अल्टीमेट अथॉरिटी भी वही है, जो इलेक्टोरेट है ना, की जो प्लाट people वाला of केस है, पाकिस्तान। परसों कल लगा हुआ है, हाँ। स्पेशल बेंच बना है, वो आपको पता है 1 बजे समात। उस बेंच की सरबराही जैसे मुनीब अख्तर कर रहे हैं, और उनके साथ जो 2 जूनियर मोस्ट जजेस, जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जैसे आयशा। अब ये है कि ठीक है, तीनों जजेस ने प्लाट नहीं लिए और ऐसे ही बेंच होना चाहिए, लेकिन ऐसे जजेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट में जो समझते हैं कि हम इंटाइटल ही नहीं है। उनको भी अगर, अब देखिए आपको भी पता है, उसमें चलें काजी साहब तो चलें ठीक है, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे याही अफरीदी, वो सीनियर हैं, नहीं तो यहाँ देखें, अगर वो उस बेंच पे आएंगे। पार्टी के हेड की डिस्क्रिप्शन पे बात होगी ना, तो फिर चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन पे हाँ, बात होगी। बिल्कुल वैसे ठीक बात है। वकील- जो और वकील उसको साहब- अगर जो वकील साहब हैं अकरम शेख साहब, वो लंदन में थे, आ गए हैं। नहीं, वो अब जुबैरी वो सुना है कि नहीं, उज़ैर भंडारी, उनको किया गया एंगेज। एक वो हाफिज एहसान खोकर साहब, वो हैं उन अलाटीज की तरफ से, और फाउंडेशन ने उनको किया चलें, है। वो अकरम तो- शेख साहब की वो- ये वो 3-4 वकील हैं, चलें। इसमें बड़े मसले हैं। 6 सर्विंग जजेस की प्लाटों का इशू फंसा हुआ है, और कोई हज़ारों जो हैं लोग हैं, और गुलजार साहब को तो ये परेशानी है, उनके 2 प्लाट थे, दोनों अतर साहब ने गड़प। और वो जो 6 जजेस हैं, वो इस बेंच से सीनियर जजेस हैं। सीनियर हैं, जाहिर चलें, बात है, ये तो चलें, ठीक। अब इनसे सीनियर तो फिर नासिर साहब, नहीं, कंक्लूड कर लें। कंक्लूड करें। और मैं तो जो जस्टिस अथर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला साहब के जजमेंट है ना, बेहतरीन जजमेंट है, और ऐसा ही होना चाहिए। ये चलें, कोई वो उसको तरीका है। स्क्रूटनी कर रही है ना सुप्रीम कोर्ट, पता लग जाएगा कितनी बेहतरीन जजमेंट है आपको। तो जनाब, ये 15वीं जो समाअत थी आइन के आर्टिकल 63 डिफेक्शन के हवाले से, इस हवाले से पंजाब में जो मुबैना डिफेक्शन हुई है, उसका केस भी इलेक्शन कमीशन में जो है वो चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इस पे अदालत क्या करती है, लेकिन अगर कल ये समाअत मुकम्मल हो जाती है तो फिर देखते हैं कि जज जो भी ओपिनियन है आया कल ही देते हैं या उसको रिज़र्व करते हैं। ये तो देखने वाली बात है, ये तो बेंच की डिस्कशन है। तो शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।